और चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में प्रदूषण की बदतर हालात पर थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। हलफनामा 392 पेज का है। केंद्र ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम मुमकिन नहीं है। केंद्र ने कहा कि कोविड महामारी के चलते कामकाज का काफी नुकसान हुआ है। सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई। कहा आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोर्ट एक बार फिर सख्त टिप्पणी करते हुए और ऐसे में राज्यों से जवाब मांगा गया था कि आखिरकार उनकी तैयारी प्रदूषण को लेकर है क्या, जिस पर हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से दायर किया गया और कहा कि कोरोना की वजह से पहले ही बहुत नुकसान कामकाज के लिहाज से हो चुका है और ऐसे में अगर फिर वर्क फ्रॉम होम होता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब ये पूछते हुए कि आखिरकार फिर और तैयारी आपकी क्या है, प्रदूषण से कैसे निपटेंगे। फिलहाल इस वक्त भी सुनवाई चल रही है। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की दलीलें सरकारों की तरफ से दी जा रही हैं और किसने किसने हलफनामा दायर किया और क्या है इन हलफनामों में? देखिए, कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। सबसे पहली जो चर्चा थी कि क्या कुछ सरकारों ने किया है और सरकारों ने इस पर हलफनामा भी दायर किया है। केंद्र सरकार से लेकर के दिल्ली सरकार, हरियाणा और पंजाब सरकार, जो मुख्य तौर पर प्रदूषण जहां से पैदा होता है, उन लोगों ने अपनी तरफ से इसको लेकर के हलफनामा दायर किया है। सबसे पहली जो चर्चा हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे सीधे सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके दफ्तरों को बंद करके वर्क फ्रॉम होम पर कोई चर्चा है। इस पर जवाब दिया गया है कि चूंकि केंद्र सरकार के जो दफ्तर है उससे पूरा कामकाज प्रभावित होता है और गाड़ियों की संख्या कम है, तो इसको लेकर के अभी बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, कार पूलिंग का प्रस्ताव है। दूसरी तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हो रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपनी तरफ से दलील दी है कि जो सबसे बड़ा प्रदूषण का कारक है वो पराली जलना है। 0 से लेकर 58% उन्होंने जो आंकड़ा दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी वजह से ही प्रदूषण होता है और उस पर रोक लगाना अभी ज्यादा जरूरी है। इन तमाम विषयों पर अभी चर्चा चल रही है। पंजाब सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें कहा गया है कि 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को सब्सिडी और देनी चाहिए। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है। 19 नवंबर को गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है। इससे ठीक पहले सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान सिख समुदाय को एक तोहफे के रूप में दिया है। कोविड की मजबूरी ने करतारपुर कॉरिडोर के जिस रास्ते पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी वो आज से हट रही है। 19 नवंबर को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के 2 दिन पहले से करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को किया। अमित शाह ने फैसले पर कहा, यह फैसला श्री गुरु नानक देव और सभी सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार के सम्मान भाव को दर्शाता है। कोविड परिस्थितियों के बीच करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब तक की यात्रा पर 16 मार्च 2020 तक रोक लगाई गई थी। कोविड के हालात सुधरने पर तय प्रक्रियाओं और कोविड प्रोटोकॉल के तहत करतारपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। करतारपुर साहब कॉरिडोर या करतारपुर साहब का दर्शन और अरदास हर सिख समाज के भाई बहन का एक तमन्ना होती है और कोविड पीरियड में उसमें ज़रूर कुछ रुकावट आई। उससे पहले भी करतारपुर कॉरिडोर के लिए मोदी जी की सरकार ने जिस मजबूती के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया और खोला, ये सब लोग जानते हैं और एक बार फिर खुला है और मैं इसके लिए बहुत ही खुश है। मेरे अंदर खुशी भी है और मैं मुबारकबाद भी देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की समावेशी सोच को और सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के संकल्प। करतारपुर कॉरिडोर का खुलना सिख श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। 2022 के पंजाब चुनाव की वजह से राजनीतिक दलों की ओर से भी जल्द से जल्द करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग हो रही थी। करतारपुर कॉरिडोर खोलने के फैसले के बाद पंजाब सरकार की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि 18 नवंबर को पहले जत्थे के तौर पर पंजाब कैबिनेट श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकेगी। 14 नवंबर को बीजेपी के सिख नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग की थी। सरकार के फैसले के बाद
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के दर्शन हेतु कॉरिडोर को दोबारा खोलने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इस फैसले से दुनिया भर में बसने वाले सिख और नानक नाम लेवा संगत पूरी श्रद्धा और उत्साह से प्रकाश पर्व मना सकेंगे। फैसले पर एसजीपीसी ने भी मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। मैं धन्यवाद करती जिथे कोटन कोट धन्यवाद धन गुरु रामदास जी का, धन गुरु नानक साहब जी का, उत्थे मैं धन्यवाद करती हैं मानयोग प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, पूरी कैबिनेट दी, जिन्हां ने ये फैसला लैके अज संगत की खुशी में वाधा किया। जो उन्होंने श्रद्धा सी, जो उन्होंने भावना सी, जो उन्होंने तमन्ना सी, अज पूरी हुई। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर समझौता 24 अक्टूबर 2019 को हुआ था। भारत में पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा को जोड़ने वाला करतारपुर गलियारा 4.5 किलोमीटर लंबा है। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। करतारपुर कॉरिडोर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह दरबार साहिब गए थे। आज तक ब्यूरो। क्रिप्टो करेंसी पर बैन की जगह सरकार जल्द ही इन्हें कानूनी मान्यता दे सकती है और इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेटर बनाने से पहले सरकार को कई तरह की चुनौतियों से निपटना होगा। यहाँ तक कि आरबीआई और सेबी भी इन्हें मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। 3 दिन 2 हाई पावर्ड मीटिंग्स। पहली की अध्यक्षता खुद पीएम ने की, दूसरी में सभी पार्टी के सांसद, स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट हुए शामिल। मोदी सरकार के लिए अचानक से क्रिप्टो करेंसी पहली प्राथमिकता बन गई है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी ने जिस तरह से निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिए हैं और इसने ग्रोथ की संभावनाएं दिखाई हैं, उससे सभी का ध्यान इस गैर रेगुलेटेड करेंसी की तरफ चला गया है। अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 10 करोड़ निवेशकों के 8,000 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं, लेकिन किसी भी तरह के कानून के बगैर इस रकम की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में मांग की जा रही है कि इसे कानूनी दायरे में लाया जाए। संसदीय पैनल ने डिमांड की है कि निवेशकों की रकम को सुरक्षित रखने का इंतजाम किया जाए। अखबारों में आ रहे क्रिप्टो करेंसी के फुल पेज विज्ञापनों से निवेशकों को भरमाया न जाए और पॉन्जी स्कीम्स के तहत निवेशक इनके झांसे में आने से रोके जाएं। लेकिन इस सब के बावजूद मान लिया गया है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस बात पर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है कि इस सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। इसे रेगुलेट करने में जो अड़चनें सामने आ रही हैं, उनमें शामिल हैं सरकार क्रिप्टो करेंसी को रुपए के मुकाबले वैकल्पिक मुद्रा मानने को राजी नहीं है। इसमें होने वाले भारी उतार चढ़ाव और जोखिम के चलते इसे कंपनी का दर्जा देना मुश्किल है। साथ ही एक डर ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी मदद के लिए किया जा सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स पर नजर रखने वाले दोनों रेगुलेटर्स भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर असहज हैं। आरबीआई ने जहां क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बताया है, तो वहीं सेबी ने इसे कमोडिटी मानने से इनकार करते हुए वित्तीय सलाहकारों को इन्हें निवेश विकल्प के तौर पर अपनी लिस्ट से हटाने का आदेश दिया है। इस बीच शनिवार को हुई पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक से साफ है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करेगी, बल्कि कानून के जरिए इसे नियंत्रित करेगी। लेकिन इसके वित्तीय और सिक्योरिटी से जुड़े खतरों का समाधान खोजे बगैर इस पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। इसके साथ ही पैनल को ये भी देखना होगा कि निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ न हो। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में प्रदूषण की बदतर हालात पर थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई। कहा, आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर पाबंदी के बाद पटाखे क्यों जले। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी आशुतोष का। आशुतोष, सीजेआई ने एक बार फिर से फटकार सरकारों को यहां पर लगाई है और हलफनामे राज्यों के द्वारा जारी किए गए हैं। आगे की कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, सुनवाई के बारे में क्या अपडेट?
इस सुनवाई की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल है वो पेश हुए और उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं अपने उस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि कल की सुनवाई के दौरान जब ये कहा गया कि दरअसल राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण के लिए पराली महज 3 से 4% ही जिम्मेदार है। अगर आपको याद हो तो कल विकास सिंह समेत लगभग बहुत लोगों ने इसकी आलोचना की थी और केंद्र सरकार द्वारा इस बयान पर सवाल उठाया था। आज उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि इस 2 महीनों में दरअसल जो पराली का जलना है उसका योगदान 35 से 40% है, जबकि साल भर दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण है उसके लिए पराली महज 3 से 4% का ही उसका योगदान है, 3 से 4% कारक है, जबकि दूसरे उसके जो भौगोलिक कारक और साथ ही जो दिल्ली की अपनी वजह है प्रदूषण के लिए वो जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि हवा की रफ्तार कम हो जाती है आमतौर ऐसे महीनों में, इसलिए ये काला धुआं आसमान में यूं ही जमा हुआ है, यानी टोपोग्राफिकल जो वजह है वो एक दूसरी बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आदेश हमने दिए हैं पटाखों पे पटाखे बैन किए गए, उसके बावजूद भी पटाखे क्यों फोड़े जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि कल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक हुई, उस बैठक में अहम फैसले लिए गए। शैक्षणिक संस्थान एनसीआर के राज्यों में बंद किए गए हैं, कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया गया है, 15 साल से पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं उस पर बैन लगा दिया गया है। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी आंकड़ों पर नहीं जा रहे। ये भी अपने आप में साफ है कि ये पराली का मौसम हो जाता है और ये अपने आप में कॉमन सेंस की बात है। तुषार मेहता जो के सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा कि कई सारे लोग देखिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। फटकार लगाई लगभग सभी एजेंसियों को, सभी सरकारों को। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक जो ये कहा कि हमें सिर्फ मतलब इस बात से है कि प्रदूषण कैसे कम हो ताकि जिंदगियों पर खतरा ना हो। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि क्वालिटी मैनेजमेंट में कौन से कदम उठाए गए हैं, साथ ही कितने थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं और जरूरत पड़ी तो और बंद किए जा सकते हैं। हालांकि ये भी कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम पर सरकार विचार कर रही है। केंद्र ने कहा कि अगर वो घर बैठकर काम करेंगे तो इसका पूरे देशव्यापी असर होगा। साथ ही उनकी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां हो सकती है वो बहुत कम है, तुलनात्मक तौर पर वो गाड़ियां बहुत कम है जिनसे प्रदूषण कम किया जाए केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा। फिलहाल अभी भी सुनवाई लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट 2 टूक संदेश इतना दे रहा है, राजनीति से इतर उठिए, कुल मिलाकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें मतलब इस बात से नहीं है कि किसानों को दंडित किया जाए, उन्हें पेनलाइज किया जाए, बल्कि एनकरेज किया जाए कि पराली न जले और दूसरी जो वजह है प्रदूषण के उन पर नियंत्रण लगाई जाए, उन पर लगाम लगाई जाए। आशुतोष, यहाँ ये बातें तो कही गई कि जो सरकार यानी केजरीवाल सरकार ने जो अभी कदम उठाए, कोर्ट ये सीधे पूछ रहा है कि ये स्थितियां अभी नहीं बनी हैं। पिछली बार भी हमने यही स्थिति देखी थी, यानी 1 साल का तकरीबन वक्त हो गया, सुधार क्या हुआ, पिछला काम क्या किया सरकार ने, अभी का अगर छोड़ दे, ये सवाल भी तो कोर्ट ने पूछा। इसका जवाब क्या दिया सरकारों ने? हर कोई हलफनामा लेकर के बैठा हुआ है, कई पन्नों के हलफनामे दाखिल किए गए और सब कतारें देखिए हमने ये दिल्ली ने बताया कि हमने ये शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए, कंस्ट्रक्शन व स्प्रिंकलिंग की जा रही है, पानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए कल हमने बैठक की। वही जो सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, पिछले साल भी यही तस्वीर थी और इन 2 महीनों में जो तस्वीर हुई है इसमें जो सबसे बड़े कारक हैं, आखिर इसको रोकने के लिए क्या किया गया। और कल ही ये सवाल पूछा था कि अगर 35 से 40% अगर ये अध्ययन कहता है कि 35 से 40% ये धुआं आकर के पूरे एनसीआर की इस आसमान को काला कर रहा है तो आप उसे कैसे रोकेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि चूंकि ये प्रदूषण सिर्फ इस 2 महीनों का नहीं है, इन 2 महीनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स हानिकारक हो गया, जानलेवा हो गया है, बाकी महीनों में भी प्रदूषण होता है। ये और बात है कुछ समय की हवा की रफ्तार होती है, इसलिए सारा प्रदूषण उड़कर चला जाता है, कहीं और चला जाता है और आसमान साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रदूषण तो होता है, जिसमें सबसे खतरनाक है डस्ट पोल्यूशन। उस पर आपने कैसे नियंत्रण पाया है, क्या करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ वेहिकुलर इमिशन, यानी जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं वो इतनी ज्यादा है, उनका धुआं भी तो आसमान में आ रहा है, यानी साल भर भी तो वो प्रदूषण है। सरकार अपनी ओर से सफाइयां दे रही है, एफिडेविट डाली गई है, सुनवाई अभी भी जारी है। अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगा, कोई नया आदेश देता है, क्योंकि उसने ये कहा था केंद्र सरकार को कि जितने एनसीआर के राज्य हैं उनके साथ आप बैठिए, बातचीत कीजिए, फैसले लीजिए और उनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आज केंद्र सरकार और बाकी तमाम जो राज्य सरकारें हैं एनसीआर की, वो अपनी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। शुक्रिया आशुतोष तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि देखिए लगातार अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राज्यों द्वारा हलफनामा दिया गया है, जारी किया गया है, जिसमें तमाम तरह के कारणों के बारे में जिक्र किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है, हालात बदतर होते जा रहे हैं और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है कि आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और राज्यों से सवाल पूछा गया है कि आखिर वो क्या कदम उठा रहे हैं जिससे जहरीली हवा से लोगों को निजात मिल सके।
और मल्लिका देखिए, सवाल सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये नहीं है कि अभी कदम क्या उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया तो आप आपात बैठक कर रहे हैं। केजरीवाल सारे नियम लगा देते हैं कि स्कूल बंद कर दिया जाए, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद कर दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि पिछली बार भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, पैसे भी खर्च हुए ताकि एयर क्वालिटी सुधर जाए। बावजूद इसके अगर हमको आज ये 6 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखानी पड़े तो सवाल तो यही है कि आखिरकार काम कहाँ हुआ है और वो पैसे कहाँ गए जो लोगों के हैं। वाकई यही विडंबना है कि हर साल ये स्थिति दिल्ली में पैदा होती है, एनसीआर में पैदा होती है, लेकिन फिर भी सबक नहीं लिया जाता। स्थिति जस की तस बनी हुई है, तस्वीर में कोई सुधार, कोई बदलाव नहीं। दिल्ली के पेट्रोल पर अब प्रदूषण सर्टिफिकेट ना होने की स्थिति में तुरंत 10,000 का चालान भी कटेगा। ये भी आपको एक अपडेट बता दें, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी है। सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से। वो क्या क्या है उसके बारे में बता दीजिए और आप दिल्ली में इसे किस तरह से लागू करेंगे? नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम ऑलरेडी दिल्ली तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर ही रहा है। मुझे खुशी होगी कि एनसीआर जो दूसरी जो स्टेट्स हैं, हरियाणा है, यूपी है, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, वो भी इम्प्लीमेंट करें। दिल्ली में तो ऑलरेडी पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्यूल पे है। काफी टाइम से हम जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, चाहे स्मोक जो है वो हमें विजिबली दिखाई दे रहा हो या अगर किसी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, लगभग हम 1.5-2 महीने से बहुत एग्रेसिव एनफोर्समेंट के साथ लगातार हम चालान कर रहे हैं और नंबर्स जो हैं वो बढ़े भी हैं। 3.5 लाख से 5 लाख और लगभग 8 लाख लोगों ने ये अपना सर्टिफिकेट पोल्यूशन चेक कराया है। और अब तो वी हैव गॉन अ स्टेप अहेड। जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल तो डीजल या पेट्रोल तो लेना ही है, सीएनजी भी लेनी है, तो वहीं पर हमारी टीम्स जो है वो तैनात है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना सर्टिफिकेट के अगर वो पेट्रोल डलवाने आ रहा है तो हमारे वहाँ सीडीवीज भी हैं, हमारे एनफोर्समेंट की जो गाड़ियां हैं वो भी हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं वो भी तैनात हैं। पहले हमने उनको एडवाइज किया था भाई आप अपना पोल्यूशन करा लें, लेकिन अब सख्त आदेश है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अगर कोई पेट्रोल पंप पे आता है तो उसका वहीं के वहीं चालान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर एक बार जल्दी से आपको बता दें, सुनवाई देखिए अभी भी चल रही। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और हलफनामा यहां केंद्र सरकार और राज्य जो एनसीआर के हैं उन्होंने अपना कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, क्या जानकारी मिल रही कोर्ट की तरफ से और क्या बातें कही गई और कुल मिलाकर क्या तस्वीर नजर आ रही है? सिर्फ अभी बैठकों का दौर चलेगा या कोई निर्णायक फैसला भी हो सकता है? देखिए, अभी तमाम सरकारों से इस पर जवाब मांग रही है कि सुप्रीम कोर्ट की आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की है। इस पर पहले केंद्र सरकार से तलब किया गया, उसके बाद अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो कि दिल्ली सरकार के वकील हैं, दिल्ली सरकार को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है। उनसे भी पूछा गया कि आपने क्या कुछ किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि अगर हम अगले साल से प्रदूषण पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो अक्टूबर से ये बेंच बैठनी चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त बात कही कि ये काम सरकारों का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। अब जाकर के तमाम जो दिशा निर्देश दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, उसकी जानकारी अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं। ये भी पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो मैकेनिकल स्वीपिंग की बात कही गई थी उस पर क्या कुछ कहा किया गया, तो उन्होंने कहा कि 15 दिल्ली सरकार ने कहा 15 हमने गाड़ियां ऐसी खरीदी हैं। उस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि हजारों किलोमीटर के लिए क्या 15 गाड़ियां काफी होंगी। इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। साथ ही साथ सीएनजी बसों को किस तरीके से और बढ़ाया जाए, और भी जो सरकार की तरफ से जरूरी स्टेप्स हैं जिसमें ऑड इवन लागू करना है उस पर भी बात की गई है। लेकिन उस पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब तक ये पूरा एनसीआर में ऑड इवन लागू नहीं किया जाता तब तक इसका असर नहीं होगा। इंडस्ट्री को बंद करने को लेकर के क्या कुछ आगे संभावनाएं हैं उसको लेकर बिल्कुल अभी समय सुनवाई। कुमार कुणाल लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से फटकार राज्य सरकारों को यहां पर लगाई है और कहा है कि अब हद हो चुकी है, बहुत हो चुका है, क्योंकि प्रदूषण की समस्या ये कोई पहली बार देश नहीं देख रहा है, देश की राजधानी नहीं देख रही है। हर बार ये स्थिति पैदा होती है, हर बार नए सिरे से बहस छिड़ती है। एक बार फिर से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, जिस तरह की बात कोर्ट के द्वारा सरकारों के लिए कही गई है, एक बात तो साफ है कि कोर्ट का रवैया सख्त है और कोर्ट ये चाहता है कि इस बार एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेकर आए सरकारें।
और इसका उदाहरण अगर मैं देना चाहूं आपको तो आप इससे समझिए कि अभी दिल्ली सरकार की बारी आई जब उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो बातें बताई हैं उसमें 90% वो कदम है जो दिल्ली ने उठाए हैं। फिर इस पर अदालत ने यह भी पूछा कि हमने आपको स्वीपिंग मशीनों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा ये एमसीडी का विषय है, वो बता दें कितनी मशीनें चाहिए। उन्होंने कहा आप फिर इसे एमसीडी पर ढाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए सफाई तो उन्हीं का हिस्सा है। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अगर डस्ट का इश्यू है, आपको मशीनें खरीदनी है तो क्या अब हमें उस इश्यू में भी पढ़ना पड़ेगा, इस मुद्दे में भी जाना होगा। यानी डस्ट पोल्यूशन जो अपने आप में दिल्ली में एक बड़ी वजह थी, उसको लेकर के भी अदालत ने दिल्ली सरकार से अपनी नाराजगी जताई है। यानी जितने भी कारक हैं, हर कारकों पर एक तस्वीर यह दिखाई पड़ती है कि जब प्रदूषण अपने चरम स्तर पर है, जब वो 300, 400, 500 AQI पार कर रहा है, तब तमाम सरकारें जाग रही हैं और ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये आपात कदम उठाए जा रहे हैं। ऑड इवन पर भी चर्चा हुई। सरकार यहां तक कि पूछा गया कि क्या आप अगले कुछ दिनों, अदालत ने पूछा दिल्ली से कि क्या कुछ दिनों के लिए सीएनजी बसें बढ़ाई जा सकती हैं। दिल्ली की ओर से कहा गया कि इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतनी जल्दी ये कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। हालांकि ये भी कल बात कही गई कि सरकार, कल जो दिल्ली के परिवहन मंत्री उन्होंने कहा कि लगभग 1000 सीएनजी बसों को वो किराए पर लेने के लिए भी तैयार हैं, उसकी भी तैयारी की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि मेट्रो दरअसल उसमें अब लोगों को खड़े होकर जाने की भी अनुमति दी जाए ताकि कम गाड़ियों का प्रयोग हो। यानी अब देखिए आपात स्थिति है, जो कहते हैं ना पोल्यूशन इमरजेंसी है। अब ऐसे में सब सारे कदम सुझाए जा रहे हैं। यही कोर्ट पूछ रहा है कि बाकी साल भर क्या होता है। जब यहां तक कहा गया कि अगले साल अक्टूबर में बेंच बिठा लीजिए, कोर्ट उस पर भी नाराजगी जता रहा है कि क्या सारा काम अदालत को भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक की टिप्पणी की कि जो काम हाई कोर्ट का है उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, क्योंकि ये लाखों लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मसला है। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने ये नया नियम निकाला कि शहर में खुली जगहों पर नॉनवेज फूड आइटम नहीं बेचे जाएंगे। शहर में मुख्य जगहों पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी दुकान पर मांस नहीं बिकेगा। सिर्फ अहमदाबाद ही नहीं, वडोदरा और राजकोट में ये नियम लागू हो चुका है। नॉनवेज बेचने वालों पर यह एक्शन गुजरात में हो रहा है, लेकिन इसकी चोट देश भर में पहुंच रही है, क्योंकि गुजरात में नॉनवेज खाने वालों का स्वाद जैसे एक ही झटके में झटक लिया गया हो। अब इसे कौन सा फरमान कहें? तुगलकी फरमान तो कतई नहीं कह सकते, क्योंकि तुगलक के राज में तो नॉनवेज खाने की खुली छूट रही होगी। लेकिन अहमदाबाद नगर निगम ने नॉनवेज बेचने वालों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। अब इस फरमान का पालन करते हुए नॉनवेज बेचने वालों की दुकानें उठनी शुरू हो गई हैं। नॉनवेज के शौकीनों की बात छोड़िए, पहले बेचने वालों के दिल पर क्या बीत रही है उसे आपको सुना देते हैं। तो हम लोग का जब बंद करा रहे हैं तो 10 परिवार हम लोग गरीब आदमी चला रहे हैं, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? तो उसको आप लोग कुछ करिए या कुछ बताइए, या नहीं तो हम लोग का जगह दीजिए धंधा करने का, या कोई नौकरी दीजिए अच्छा, तो ये हम लोग का गुंजाइश होगा। नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर चोरी चलाकी करेंगे तो बोलेगा आप लोग चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो। वैसे खान पान एक व्यक्तिगत विषय है, इस पर बोलने का हक किसी को नहीं होना चाहिए, कम से कम सरकार को तो नहीं। लेकिन जिसे मुर्गा या अंडा खाना हो खाए, इसी तरह जिसे पालक और टिंडे का सेवन करना हो करे। बात बाकी ये है कि अंडे से टिंडे तक कुछ भी खाने पीने की आजादी हमें हमारा संविधान देता है। तभी तो गुजरात में सड़क किनारे ठेले लगाने वाले नगर निगम के इस शुद्ध शाकाहारी फरमान के खिलाफ खड़े हो गए हैं और हाई कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। जिसका धंधा अंडे का या नॉनवेज का नहीं है और जो सादा नाश्ता सुबह सुबह में जो कर रहे हैं उनको भी आज उठा दिया गया है। इस तगलगी नियम, तानाशाही निर्णय के सामने हम लड़ने जा रहे हैं, हाईकोर्ट में जा रहे हैं। हाईकोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, हाईकोर्ट हमारे लिए कुछ न कुछ सोचेगा। जो लोग रोज का कमा के रोज खा रहे हैं उनके परिवार की परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। पद्मश्री कंगना रनौत भले ही आजादी को भीख बता दें, लेकिन सिर्फ गांधी और पटेल नहीं, आजादी की लड़ाई में गुजरात का भी अपना महत्व है। भूतकाल में गुजरात ने अंग्रेजों को भगाया था, भविष्य काल में गुजरात ही होगा जो नॉनवेज और नॉन वेजिटेरियन को अंग्रेजों की तरह देश से भगाएगा। क्रांति का बिगुल एक बार फिर बजा है, शुरुआत हो चुकी है, बस कुछ दिन और।
हो सकता है कि वो दिन भी आए कि कसाईयों को पनीर का कीमा न केवल बनाते बल्कि बेचते हुए भी देखना पड़े। अंडों से सिर्फ चूजे ही निकलेंगे जो एक दिन मुर्गा मुर्गी बनेंगे और खुल के अपनी जिंदगी जिएंगे। और ये कहावत भी बदलनी पड़ेगी कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि नॉनवेज बंद होने पर बकरे और उसकी माँ दोनों की खैर ही खैर होगी। आपको वडोदरा के डिप्टी मेयर का बयान सुनाते हैं। उन्हें नॉनवेज को लेकर क्या शिकायत मिली है और जिस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। छोटे बालक और महिलाओं की मांग थी कि हम लोग जब रास्ते में से जाते हैं तो एरिया जो है, पर्टिकुलर जो एरिया है कि जहाँ पे नॉनवेज की लारी होती है, नॉनवेज बेचा जाता है, वहाँ पे जाते समय आँखों में इचिंग होती है। वो जो बनाते हैं खुले में, जो सब नॉनवेज बनाते हैं, इससे बहुत आँखों में इचिंग होती है, डिफ़िकल्ट होती है और रास्ते में जाते समय, स्कूटर चलाते समय बहुत डिफ़िकल्ट होता है। गुजरात नॉनवेज देश निकाला, सुनने में भले ही हैरत डाल दे, लेकिन सच ये है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात में अब खुले में नॉनवेज बेचने वालों की शामत आई है। पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुले में नॉनवेज या अंडा बेचने पर पाबंदी लगाई, तो फिर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी खुले में इसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी। दोनों नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि खुले में नॉनवेज बेचने वालों के साथ साथ खुले में नॉनवेज खाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब ठेले पर अंडा खाने आए भाई साहब से पूछते हैं कि नॉनवेज पर पाबंदी कितनी सही है। और आपका प्रॉब्लम है धुएं से सब लारी में धुएं उड़ता है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि ऑमलेट और नॉनवेज में ही उड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको स्पेसिफिक जगह दे दो बेचने के लिए। और मेरे को लगता है इलेक्शन नज़दीक है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं सर मनपा। तो बात बहुत सीधी है। अगर ये फैसला हाइजीन को ध्यान में रखकर किया गया है, तो फिर कल अगर समोसा, जलेबी, पूरी, पराठे और सबसे ज्यादा गोलगप्पे भी नगर निगम की नजर में आ जाए तो हमें आहत नहीं होना चाहिए। अगर मामला पॉलिटिकल है और इसे आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सामने लाया गया है, तो इस पर लंबा चौड़ा कविता संग्रह भी लिखा जा सकता है और इसमें संवाद की पूरी गुंजाइश है। अब जरा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टाउन प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात भी सुन लेते हैं। अहमदाबाद महानगर से लोगों की शिकायत आ रही थी कि जो मुख्य जनमार्ग है वहाँ पे नॉनवेज, अंडा, आमलेट, मछली, ये सब की लारी दिखाई देती थी, तो लोग बहुत सिफारिश करते थे। तो आज टाउन प्लानिंग कमेटी के अंदर एक निर्णय किया गया कि जो जनमार्ग है वहाँ से ये लारी हटाई जाएगी, कि अहमदाबाद के सभी जनमार्ग और ये प्लेसेस है वहाँ से ये लारी अंडा, आमलेट, नॉनवेज, मछली की लारी हटाई जाएगी। सुन लिया ना आपने। अब अहमदाबाद शहर में स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल, मंदिर के पास अंडे और नॉनवेज नहीं बेचे जा सकेंगे। जो बेचेगा उसका ठेला इसी तरह उठा लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात में इससे पहले भावनगर, जूनागढ़, राजकोट और बड़ौदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने धार्मिक स्थलों के आसपास और सार्वजनिक मार्गों पर नॉनवेज और अंडे की दुकान नहीं लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन नॉनवेज के इस प्रतिबंध पर गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल कह रहे हैं कि लोग नॉनवेज या वेज कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे तो कोई वेज खाए, कोई नॉनवेज खाए, एनाथी हमारा प्रश्न ना होय, पण लारी में वेचा तो खाद्य पदार्थ ये स्वास्थ्य ने हानिकारक ना होय એટલા પૂરતી જ વાત છે। है ने ક્યાંક ट्रैफिक ने अड़चन रूप होय। जब सरकार नॉनवेज पर बैन नहीं लगा रही है और सिर्फ सड़क किनारे ठेले लगाने वाले ट्रैफिक की समस्या बनते हैं, इसलिए ठेले वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो फिर इसमें मटन, मछली, मुर्गा और अंडा कहां से आ गया। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।